हेलो गाइस, वेलकम टू आई फ्यूचर प्लस। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और इस सी प्लस प्लस लर्निंग सीरीज़ के अंदर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को एकदम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कवर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस। इसके अंदर हम कुछ अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे होंगे, जैसे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा हम कैसे उसके अंदर एक इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं, और उसके अलावा कैसे हम इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस फॉर्म कर सकते हैं, और कैसे हम छोटे मोटे हमारे जो प्रोग्राम है उसको हम इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। आगे बढ़ने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं जिसके अंदर हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग काम करती है। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले CPP फाइल बनाते हैं, .cpp फाइल बनाते हैं, वो होता है हमारा सोर्स कोड। कंपाइलर क्या करता है, इसको कंपाइल कर देता है। कंपाइल का मतलब होता है इसको ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी कोड्स के अंदर, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सीधा CPP जो हमारी फाइल होती है उसको रन नहीं कर सकता, यानी कि उसको समझ नहीं सकता है। तो उसको समझने के लिए एक बीच में मीडिएटर की जरूरत होती है। तो कंपाइलर क्या करता है, उस मीडिएटर का काम करता है। ठीक है गाइस, तो वो क्या करता है कंपाइलर, वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी .exe फाइल होती है। अब हम उस सोर्स कोड को CPP मान लेते हैं, क्योंकि हम C++ की ही बात कर रहे हैं। अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो ये जो हमारा सोर्स कोड होता है ये हमारा .py होता है। इसी तरीके से जो हमारा कंपाइलर है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है MinGW, और उसके बाद ये .executable फाइल क्या होती है ये हम अभी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको कैसे सेट किया जाए C++ प्रोग्रामिंग के बारे में, ये मैं इस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपके सिस्टम को सेट कर लीजिए और आगे इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो हम देख लेते हैं .exe फाइल क्या होती है। जो विंडोज़ कंप्यूटर होता है वो जिस टाइप के एप्लीकेशन को चलाता है उसका जो बेसिक एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe। ठीक है गाइस, तो हम आते हैं यहाँ पे जो मेरे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है Audacity। Audacity को हम ओपन करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी से जाऊँगा, इसका जो एक्सटेंशन है वो .exe है। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हमारी जो भी हम फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर मतलब फाइल नहीं, जो भी हम प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं उसका जो बेसिक एक्सटेंशन होता है वो .exe ही होता है। ओके गाइस, तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे सोर्स कोड को .exe फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है गाइस, तो हम एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैं अपनी नई फाइल बना लेता हूँ, या हम इसी फाइल को देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर एक छोटा सा बस इशू है, वो है इसको हम कुछ टाइम के लिए हटा ही देते हैं। अब गाइस आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक बहुत बेसिक सा कोड है, इसके अंदर हमने बस एक मैसेज को आउटपुट दे रखा है। ये हमारी हेडर फाइल है, ये हमारा नेम स्पेस है। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा मैसेज आउटपुट दे रखा है, और उसके बाद मैंने रिटर्न 0 कर रखा है ताकि ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ हो जाए। ठीक है गाइस, ये भी क्या है, इस स्ट्रक्चर को भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे अभी थोड़ी सी देर में, लेकिन तब तक हम एक बार हमारी बेसिक चीज़ को जान लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो हेलो फ्रॉम आई फ्यूचर प्लस, जो मैंने मैसेज यहाँ पे दे रखा है वही मैसेज यहाँ पे आ रखा है गाइस। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया एक .exe फाइल बन गई। मैं एक बार क्या करता हूँ, इस .exe फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब क्या करता हूँ, मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ एक exe फाइल बन जाती है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो कंपाइलर है वो इसको .exe फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को MinGW के साथ यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा है। लेकिन पहले के टाइम पे जो C++ की प्रोग्रामिंग है उसके लिए जनरली जो यूज़ होता था वो होता था टर्बो C++। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता था हमको, कि हमको कंपाइलर अलग करना पड़ता था, कंपाइल अलग करना पड़ता था, और जो रन था वो अलग होता था। ठीक है गाइस, तो जो कंपाइल हम करते हैं उससे क्या होता है कि ये .exe फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को तब चलाते हैं, उसको हम कहते हैं रन करना। तो तब ये रन होता है, तब हमारे सामने चल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम। ठीक है गाइस, तो जो स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का, ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। अभी हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि कैसे वो कंपाइल होता है और कैसे वो रन होता है। अब हम C++ के अंदर जो हम कोड करते हैं उसका जो बेसिक
जो प्रोग्राम होता है उसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या उसके अंदर हेडर फाइल होती है, क्या उसके अंदर मतलब मेन फंक्शन होता है, और क्या उसके अंदर नेम स्पेस होता है, क्या उसके अंदर रिटर्न होता है। ठीक है गाइस, तो ये उसी की बात कर रहा है। सबसे पहले ये बात कर रहा है कि हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद जो हमारा है नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद इंट मेन। ठीक है, ये हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन। ये मेन फंक्शन होता है, मतलब कि हम फंक्शन आगे और भी बनाएंगे लेकिन मेन फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर लास्ट में इसको एंड करने के लिए या सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद हमारा रिटर्न 0 आता है। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। तो आपका जो कंपाइलर है वो सबसे पहले तो इसको पढ़ता है, मेन फंक्शन को। और कहीं पे भी कोई भी आप फंक्शन बनाएंगे, आप कोई भी क्लास वगैरह कुछ भी बनाएंगे और किसी भी चीज़ को ये नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले ये पढ़ेगा मेन फंक्शन को। ठीक है गाइस, और इसको भी ये लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा। ये तो खैर कमेंट्स है, कमेंट्स वो लाइन होती हैं जिनको जो हमारा कंपाइलर वो पढ़ना स्किप कर देता है। उस दो टाइप की कमेंट्स होती है, वो हम थोड़ा सा भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देखना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है गाइस, तो हमारा है सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब क्या है कि सबसे पहले आपका जो कंपाइलर है वो इसको पढ़ेगा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले भी ये इसको पढ़ेगा। मतलब कि आपको किसी के घर जाना है तो ये है वो मेन घर, और ये है वो आदमी जो आपको रास्ते में मिला जिसने आपको बताया कि वो घर कहाँ है। बात समझ रहे हैं आप? तो मतलब कि इसको तब आपका कंपाइलर पढ़ता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, मतलब इसको भी प्रोसेस करने से पहले प्री प्रोसेसर, मतलब इसको प्रोसेस करने से भी पहले वो इसको पढ़ता है। तो मतलब अभी यहाँ पे क्या है कि ये एक हेडर फाइल है जो कह रहा है कि इसके अंदर आईओ स्ट्रीम इंक्लूडेड है। आईओ स्ट्रीम का अभी हाँ मतलब है कि इस जो भी हम कोड लिखेंगे इसके अंदर हमारा इनपुट भी होएगा और आउटपुट भी होएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये इसके लिए है ताकि हमें बार बार एक एसटीडी जो मतलब लाइन ऑफ कोड में ना लिखना पड़े। ये हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेन फंक्शन जो हमारा होता है उसी को सबसे पहले ये हमारा जो कंपाइलर होता है वो पढ़ता है। ठीक है गाइस, यही चीज़ है इसके अंदर है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। दीज लाइन स्टार्ट विद हैशटैग इंक्लूड, मतलब कि हमेशा जो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा वो हैशटैग इंक्लूड से स्टार्ट होगा। एंड आर यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स दैट प्रोवाइड नेसेसरी फंक्शनैलिटी टू द प्रोग्राम। जो मतलब प्रोग्राम है आपका उसको फंक्शनैलिटी तो यही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि नीचे लिखा है कि भैया सी इन करो सी आउट करो, यानी कि प्रिंट करो या यूज़र से इनपुट लो, लेकिन यही वो हेडर फाइल है जो आपके कंपाइलर को मेन बताता है कि इसके अंदर भैया इनपुट और आउटपुट होने वाले हैं, या इसके अंदर मैथ होने वाला है, या इसके अंदर जो भी आपके हेडर फाइल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ होने वाला है। दूसरी जो चीज़ है हमारा वो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो था कह रहा है कि नेम स्पेस डिक्लेरेशन की क्या ज़रूरत है। नेम स्पेस डिक्लेरेशन की ये ज़रूरत है, द यूजिंग ऑफ नेम स्पेस स्टेटमेंट अलाउज यू टू यूज नेम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नेम स्पेस विदाउट appreciating or qualifying them with the namespace name. In the example above, using namespace std allow you to use C++ standard library functions without writing std : before each line. मतलब अभी इसको हम सबको समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी है, ये थोड़ा सा थ्योरी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो इंट मेन फंक्शन है, इंट इसके लिए क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपने ना लास्ट में जो हमारा ये है ये रिटर्न 0 कर रहा है। अब बात समझ रहे हैं, रिटर्न 0, यानी कि अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बाइनरी में अपना वापस जाना पड़ेगा कि बाइनरी जो हमारा कोड होता है वो दो ही होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका मतलब कंपाइलर है, या जो आप अगर बाइनरी वाले कोड के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये हमारा 1 है क्योंकि ये रनिंग स्टेज में है। और जैसे ही ये रिटर्न 0 का मतलब है ऑफ, यानी कि अब भैया मेरा सारा काम हो गया है, अब इसे ऑफ कर दो। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये रनिंग स्टेज है, इसको हम 1 बोलते हैं, जो भी हमारे ऊपर सोर्स ऑफ जो भी कोड होगा, और जो लास्ट में क्या होता है हमारा रिटर्न 0 होता है। ठीक है गाइस, अब हम आगे आते हैं। आगे आने के बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स, यानी कि वो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उन्हीं की मदद से तो हम इनपुट आउटपुट और ज़्यादातर जो चीज़ें हम कांस्टेंट से तो
परफॉर्म नहीं करेंगे ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम एक जनरल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका काम है 2 नंबरों को ऐड करना, मैं पहले ही उस प्रोग्राम में फिक्स कर दूं कि भैया तुम्हें 4 और 5 ऐड करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यूज़र से लेते हैं हम कि आपको जो उनसे 2 नंबर को ऐड करना है, आप उन 2 नंबरों को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए रहता है, तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। स्टेटमेंट्स होती है, स्टेटमेंट यानी कि जो भी हमने अभी प्रिंट करके भी देखा था, जो भी हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, रिटर्न स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसका मतलब है कि यहीं तक ये प्रोग्राम था भैया, अब टाटा बाय बाय, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो रहा है। अब हम इसको जो भी है हमने अभी देखा है, इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देख ले रहे हैं। सबसे पहले ही हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इन सारी चीज़ों को भी हटा देता हूँ। बस एक चीज़ अगर रख लेता हूँ मैं, रिटर्न 0, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वो बंद ही नहीं होगा, पक्का एरर आएगा। अब इसके बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे आके, तो आप देखेंगे कि रन तो हो रहा है लेकिन भैया कुछ शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, अब कुछ लिखने से पहले अगर मैं इसके अंदर कुछ भी यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें आईओ स्ट्रीम लगाना पड़ेगा, लेकिन आईओ स्ट्रीम नहीं लगा रहे हम अभी के लिए। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को पढ़ रहा है, तो उसको मेन फंक्शन तो मिल रहा है पढ़ने के लिए, उसके बाद उसको क्लोज भी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर उसको और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन जो है, इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा क्या करते हैं 2+5 हमने किया और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इसे रन करेंगे तो ये रन तो होगा, 2+5 हुआ, कंप्यूटर ने 2+5 किया, लेकिन इसको दिखाओगे कैसे? तो इसको दिखाने के लिए आपको एक आउटपुट प्रिंट करने वाले कमांड की जरूरत पड़ेगी, जो कि C++ के अंदर होता है cout। अब जो cout है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो ही हमें इस IO स्ट्रीम से मिलेगा, इस हेडर फाइल से मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैशटैग, उसके बाद हम लगाते हैं इंक्लूड और उसके बाद हम लिखते हैं IO स्ट्रीम। ठीक है गाइस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऐसा है इसका। ये खैर हम हमेशा नहीं समझ सकते, बट ये वाला बहुत सिंपल है, तो इसको हम समझ सकते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब ये हमारी हेडर फाइल होगी। अब इसको हमने लगा लिया, लेकिन अभी भी हमने कोई ऐसा आउटपुट देने वाला कमांड इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, cout हमने लिखा, cout लिखने के बाद हमने 2+5 इससे cout करवा लिए, लेकिन cout जो है वो अकेला गलत है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, std हमने लगाया, उसके बाद 2 बार हमने कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं फुल कॉलन लगना है, और उसके बाद हमने इसे सेव कर दिया। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको बस शो करने के लिए, मतलब 2+5 7 होता है, उसको कैलकुलेट करके शो करेगा, लेकिन अब ये उसको शो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसने 7 शो कर दिया है यहाँ पे, यानी कि हमको सबसे पहले तो हेडर फाइल की ज़रूरत होती है, ताकि हम जो मेन फंक्शन है उससे क्या करना है हमारे कंपाइलर को, या फिर जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इनपुट और आउटपुट पे काम करेगा, मतलब तो इसके लिए हमने उसके अंदर IO स्ट्रीम लगा दिया, जिससे हमारा cout फंक्शनल हो गया। ठीक है गाइस, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं std। अब ये std क्या है, नेम स्पेस std, भैया यही वो चीज़ है जिसके मदद से ये cout चल रहा है। नहीं तो cout एक वेरिएबल भी तो हो सकता है, कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है। cout एक बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, ठीक है, जो कि स्पेशली इस्तेमाल होता है प्रिंट करने के लिए, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें यहाँ std की ज़रूरत पड़ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहीं के हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम के अंदर हम लाइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने डबल कॉलन लगाया, std लगाया, उसके बाद हमने डबल कॉलन लगाया, उसके बाद हमने फिर से cout लिखा और उसके बाद 7+2 कर लिया, या बस 7 कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब जो रिटर्न 0 था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे तब भी हमारा जो कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, और जैसे रिटर्न 0 को पढ़ेगा वो उसके बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद वाली लाइन से उसे कोई मतलब नहीं है कंपाइलर को। रिटर्न 0 का मतलब है कि भाई काम मेरा यहीं तक था और अब बंद हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट 7 को तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन सेकंड 7 को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये भैया यहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से
कट कर लेता हूँ और रिटर्न 0 से पहले लिख देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं इसको अब रन करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि अब ये दोनों 7 प्रिंट करेगा। ठीक है गाइस, अब क्या है कि ये चीज़ ही मैं आपको समझाना चाहता था कि जो रिटर्न 0 है उसका मतलब होता है कि भैया हाँ यहीं तक ही मेरा प्रोग्राम था, इसके आगे मैं नहीं चलूँगा। अब क्या करते हैं, हम एक लाइन ऑफ कोड और ऐड करते हैं जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये क्या करता है, हमें ये बार बार std लगाने की जरूरत पड़ रही थी, std सेमीकोलन सेमीकोलन, तो अगर हमने इसको लगा लिया है तो अब हमें बार बार नेम स्पेस std लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थ्रू आउट द कोड। अब भी जो हमारा कोड है वो रन करेगा। एक और चीज़ है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि C++ के अंदर आप एक ही बार जो प्रिंट वाली कमांड है सी आउट, उसमें मल्टीपल चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आया डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है गाइस, और उसके बाद अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि पहले 7 प्रिंट हुआ, उसके बाद हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद 7 प्रिंट हो गया। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ एक ही और चीज़ मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, इसका नाम है ENDL, एंड एल। अब इससे क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है एंड लाइन, यानी कि 7 के बाद हेलो लिखा आएगा, उसके बाद लाइन एंड हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये न्यू लाइन के अंदर प्रिंट होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ आया, मैं रन कोड किया और अब आप देख पा रहे हैं कि ये न्यू लाइन के अंदर प्रिंट हो गया। ठीक है गाइस, तो हम वापस चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ या फिर हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डाटा टाइप्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स इन C++। अब क्या है कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो हम काम कर रहे थे ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो कभी भी कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं बनाते, वो हम वेरिएबल्स के अंदर बनाते हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल होते हैं उसके अलग अलग डाटा टाइप होते हैं, यानी कि या तो चीज़ कांस्टेंट हो सकती है या तो उसके अलग अलग डाटा टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अगर चीज़ वेरिएबल है तो उसके अलग अलग डाटा टाइप होंगे। तो in C++, data types, variable and constants are fundamental concepts that play a crucial role in programming. They help in define the kind of data a program can work with, store values and ensure data integrity. Let's explore each of these concepts. ठीक है guys, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा टाइप को। डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा डाटा वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया हम फिक्स वैल्यू पे काम नहीं करते, हम वेरिएबल वैल्यूज़ पे काम करते हैं। तो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका बेसिक जो तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। हम पहले इसको आगे कर लेते हैं, और उसके बाद C++ प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ बिल्ट इन डाटा टाइप्स टू अक्यूमुलेट वेरियस काइंड ऑफ values such as integer, floating numbers, characters and more. Some common C++ data type include integer, float, double, char, bool, string। तो integer हमारा इस्तेमाल होता है एक होल नंबर के लिए, float हमारा इस्तेमाल होता है सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, डेसिमल नंबर बेसिकली। डबल यूज़ होता है कि एक से ज़्यादा डेसिमल वैल्यू जिसके अंदर होती है, मतलब एक डेसिमल उसके आगे देखिए, ये इस्तेमाल होगा 3.12 तक, ये इस्तेमाल होगा 3.12457 तक। ओके गाइस, उसके बाद कैरेक्टर कार, ये इस्तेमाल होता है एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हमेशा जो वैल्यू आएगी वो एक सिंगल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बूलियन। बूलियन या तो ट्रू एक्सेप्ट करता है या तो फॉल्स एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग पे, ये पूरा एक लाइन को होल्ड कर लेता है। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम हमारे कोड के ऊपर। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था हम इस्तेमाल करेंगे इंट को। तो जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ। सबसे पहले वेर टाइप, कि वेर किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है या फिर वो क्या है। उसके बाद
वेर नेम मतलब वेरिएबल नेम, और बस बेसिक ये सिंटैक्स होता है। उसके अगर आप वैल्यू भी देना चाहें, अगर आप वैल्यू देना चाहें मतलब साथ में, तो आप कुछ इस तरीके से उसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसे कि इंट नम मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब उसके अंदर यहाँ मैंने एक वैल्यू दे दी 5। उसके बाद हम आते हैं फ्लोट पे, FLOAT फ्लोट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको मैं कर लेता हूँ DEC, डेसिमल को शॉर्ट कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने कर दिया 5.1। तो जो हमारा इंटीजर है वो 5.1 को स्टोर नहीं कर सकता, वो सिर्फ 5 को स्टोर कर सकता है। 5.1 हम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फ्लोट की ज़रूरत है। उसी तरीके से हमारा एक दूसरा वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं डबल। ठीक है, अब इसके अंदर डेक 2 कर देता हूँ मैं इसको। इसके अंदर हम स्टोर कर दे सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट तक डेसिमल वैल्यू, जैसे 6.33333, और उसके बाद इसको हम एंड कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा डाटा टाइप था वो था हमारा कैर। कैर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं CH कर देता हूँ मैं इसको। इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी एक अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी एक कैरेक्टर। अभी के लिए मैं अल्फ़ाबेट स्टोर कर लेता हूँ। ये आता है सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर, हमेशा ये आता है, ये याद रखिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमेशा क्या आता है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, कैपिटल A रख लिया। ठीक है गाइस, अब इसके आगे क्या करते हैं हम, एक चीज़ वो थी जिसको हम कहते हैं बूलियन वैल्यू। तो बूलियन वैल्यू के लिए, बूलियन वैल्यू क्या होती है, बूलियन वैल्यू को बेसिकली होती है ट्रू या फॉल्स। जो मैंने बताया था ना बाइनरी लैंग्वेज, तो वो या तो यस होता है या तो नो होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो उसी को बूलियन वैल्यू कहते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ BL, और इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फॉल्स और ट्रू भी एक्सेप्ट कर सकता है। फॉल्स कर दिया मैंने। अब हम इन सारी चीज़ों को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैं बेसिक एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि ये थोड़ा लेंदी ना हो। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं नम को। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम प्रिंट करते हैं जो हमारी फ्लोट वैल्यू थी उसको। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम प्रिंट करते हैं DEC2 को, जो हमारी डबल वैल्यू थी। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम प्रिंट करते हैं हमारी CH को, और उसके बाद हम बात करते हैं BL की। एक चीज़ थी जो मैं लगाना भूल गया था, कोई नहीं अब लगा लेते हैं। ठीक है, और वो है हमारी, एक सेकेंड, हैंडल। जैसे कि मैंने बताया था हर चीज़ हमारे को सेपरेट लाइन के अंदर चाहिए, तो सेपरेट लाइन के लिए हम हैंडल लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो रही हैं। लेकिन एक और चीज़ आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमारा जो डबल है वो हमारी जो वैल्यू है उसको पूरा स्टोर नहीं कर पा रहा है। ये 5 प्लेसेस तक इसको स्टोर कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेम वैल्यू को यहाँ प्रिंट करूँगा, मतलब अगर मैं फ्लोट के थ्रू ही प्रिंट करवाना चाहूँगा, तो ये जो है और भी कम डेसिमल पॉइंट तक इसको स्टोर कर पाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहीं तक स्टोर कर पा रहा है। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और डाटा टाइप था जो मैं बता रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे को कोई ना किसी यूज़र से थोड़ा सा बड़ा कुछ लेना है, जैसे कि पूछना है उसका नाम। अब इसके अंदर तो कोई भी डाटा टाइप है ही नहीं जिसके अंदर हम उसका नाम स्टोर कर सके। जो कैरेक्टर है वो एक सिंगल वर्ड को, सिंगल अल्फ़ाबेट को लेता है। बूलियन है वो ट्रू फॉल्स लेता है, ये बाकी सब नंबर्स के लिए है। अब अगर मैं कोई यूज़र से उसका नाम पूछना है तो वो मैं कैसे पूछूंगा, उसके लिए एक और डाटा टाइप होता है। इस डाटा टाइप को कहते हैं हम स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग होता है, जैसे कि जो कैरेक्टर था उसके अंदर कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी थी तो वो हम कैसे करते थे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये जो स्ट्रिंग है अगर उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो वो हम स्टोर कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने आई फ्यूचर प्लस लिखा और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया।
उसके बाद मैं यहाँ आया, हम इसको भी एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये मैंने इतने को कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने नेम को प्रिंट कर दिया। अब इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये iFuture प्लस मेरा प्रिंट हो पा रहा है, ठीक है। तो नेम वगैरह के लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो है स्ट्रिंग। ये क्या कर सकता है, ये हमारी सिंगल वर्ड या फिर लाइन इनपुट लेगा, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल, तो ये सारे वेरिएबल ही थे लेकिन अलग अलग टाइप के। ये मतलब सब है वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये बूलियन वेरिएबल है, ये चार वेरिएबल है। मतलब कि ये वेरिएबल ही हैं लेकिन अलग अलग टाइप के। वेरिएबल का क्या मतलब है कि जैसे कि यहाँ जो नेम है मैंने यहाँ पे iFuture प्लस कर रखा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब इसी नेम के अंदर ना मैं एक दूसरी वैल्यू दे देता हूँ। डिक्लेयर मैंने एक बार ऊपर कर दिया, अब इसी के अंदर मैं दूसरी वैल्यू दे देता हूँ। अब इसके अंदर जो दूसरी वैल्यू दे देता हूँ वो दे देता हूँ मैं अपना नाम जितेंद्र, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वही नेम है, इसके अंदर अब मैंने एक दूसरी वैल्यू दे दी है। तो अब इसने क्या किया, जो दूसरी वैल्यू है उसको ले लिया, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहती। अभी हम आगे इसके और भी एग्जांपल देखेंगे। लेकिन अब वेरिएबल क्या होता है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। यह है वेरिएबल के टाइप। आपने देख लिया कि वेरिएबल काम कैसे करता है, लेकिन होता क्या है ये बेसिकली, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, या फिर वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक प्लेस इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डाटा, या फिर वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ स्पेशल प्लेस इन द मेमोरी और अ प्लेस इन द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, ठीक है। तो जैसा कि ये बता रहा है कि भैया ये जो है, ये वाले जो लाइन ऑफ कोड है इंट एज, ये इंटीजर जो कि एज नाम से होगा उसको डिक्लेयर कर देगी हमारी मेमोरी के अंदर। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। ये हमारी रैम है। अब जो रैम है ना उसके अंदर ना कुछ इस तरीके से ना मेमोरी लोकेशंस होती है, जैसे कि ये 367 है, ये 3675 है, ये 3676 है, ये 3677 है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारा जो num1 है उसके अंदर हम अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं एक वैल्यू है 7। num2 है उसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं एक इंटीजर है num1, उसके अंदर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 7 को। जो num2 है उसके अंदर हम 5 को अज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा सम होगा वो आएगा 12, ठीक है। लेकिन अब हम समझ लेते हैं क्या। तो क्या होता है कि जैसा कि अभी मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, एक होता है एम्प्लिसेंट बोलते हैं इसको। तो एम्प्लिसेंट किस काम के लिए आता है, एम्प्लिसेंट हमारा ना मेमोरी लोकेशन को दिखाता है कि वो एक्चुअली स्टोर क्या है, कहाँ है मेमोरी के अंदर। तो वो दिखाने के लिए ये एम्प्लिसेंट होता है। और उसके बाद मेरे को किसकी वो देखनी है, मेमोरी लोकेशन। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं नम की जो है वो मेमोरी लोकेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये आ गई नम की मेमोरी लोकेशन। इसी तरीके से अगर मैं जो बूलियन है उसकी मेमोरी लोकेशन देखना चाहता हूँ तो मैंने ऐसे BL किया। उसके बाद मैंने अगर इसको देखूँगा अब मैं, तो अब उसकी मेमोरी लोकेशन आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। अब क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो रैम होती है उसके अंदर अलग अलग मेमोरी लोकेशन होती है। तब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एक मेमोरी लोकेशन एक नाम से ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो आपकी रैम है, फॉर एग्जांपल आप इसको अभी के लिए, ये खैर एक ही के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, ये है ABCD, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक num1 डिक्लेयर किया। तो num1 ने क्या किया, इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 7। इसकी जो लोकेशन है, जो सिस्टम को पता है वो है ये। सिस्टम को पता है ये क्या है 3675, लेकिन हमें क्या पता है कि ये क्या है num1, ठीक है। तो इस 3675 का एक यूज़र फ्रेंडली जो नेम होता है ना उसको हम कहते हैं वेरिएबल नेम। अब आप समझ गए। इसी तरीके से अब जो डाटा टाइप्स होते हैं उसका अलग अलग साइज़ होता है कि भैया अलग अलग जो डाटा टाइप होता है वो अलग अलग साइज़ हमारा लेता है, ठीक है।
सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट लेता है। जो हमारा शॉर्ट होता है, एक्चुअली ये कुछ कुछ इंटीजर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करता है, तो ये 2 बाइट का होता है। उसके बाद जो इंटीजर हमारा होता है वो 4 बाइट का होता है। जो लॉन्ग होता है, ये इंटीजर का ही एक आगे पार्ट है, वो 4 बाइट का होता है। और जो लॉन्ग लॉन्ग होता है वो 8 बाइट का होता है। अब ये क्या होता है ये हम आगे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए ये जान लीजिए कि भैया जैसे शॉर्ट है ये छोटी वैल्यू स्टोर कर पाएगा, इंट उससे बड़ी, लॉन्ग उससे बड़ी, लॉन्ग लॉन्ग उससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पे काम होता है ना, छोटी वैल्यूज़ पे काम नहीं होता आगे। अब हम उसके बाद जानते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पे, एक बार को मैं इन सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ। अच्छा, अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। तो कॉन्स्टेंट्स जानने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो जो कांस्टेंट है हमारा, वो वैल्यूज़ होती हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे कि मैंने अभी एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आया, मैंने इसको प्रिंट किया और अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो जो मेरा वो वेरिएबल है, देखिए आप, वो वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो। मतलब जो मैंने वैल्यू शुरुआत में उस वेरिएबल को दी है, थ्रू आउट द प्रोग्राम वही वैल्यू उस वेरिएबल के पास रहे। अब उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देनी है, कॉन्स्ट। अब ये जो वेरिएबल है कांस्टेंट हो गया, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि भैया अभी ये 5 प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने नम को फिर से एक दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, तो अब ये उस दूसरी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि पहली वैल्यू को। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भैया ये कांस्टेंट हो जाए, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो, तो भैया उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, इसको कांस्टेंट बना दूँगा। अब अगर मैं इधर आके इस वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो ये या तो एरर शो करेगा, देखो। तो ये क्या कह रहा है कि भैया जो मेरा नम वेरिएबल था वो रीड ओनली था, यानी कि वो कांस्टेंट वेरिएबल है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जो इसके अंदर जो वैल्यू है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो जो वेरिएबल होते हैं जिनकी एक वैल्यू कांस्टेंट होती है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह हम अगर सीधा सीधा 6 एग्जांपल लें, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस लाइन ऑफ कोड को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, सीधा 6 प्रिंट कर दिया। जो मेरा 6 है वो नंबर है, लेकिन आप दूसरे टर्म से ये भी समझ सकते हैं कि अब ये कांस्टेंट है, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो जो कांस्टेंट हमारी चीज़ होती है, इसका मतलब है कि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम अब चेंज नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो उसी का इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि भैया ये पाई की जो वैल्यू होती है, क्योंकि वो हमेशा सेम रहती है, तो उसको इसने कांस्टेंट कर दिया। उसी तरीके से जो वीक के अंदर डेज होते हैं वो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने उसको भी कांस्टेंट इंटीजर के अंदर डिफाइन कर दिया। ये देख रहे हैं आप, कांस्टेंट डबल के अंदर किया है, क्योंकि जो पाई की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के अंदर होती है, इसीलिए इन्होंने डबल का यूज़ किया, इंटीजर का यूज़ नहीं किया। इंटीजर का यूज़ करते तो भैया डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाती, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वही वाली चीज़ है जो हमने अभी ऊपर देख ली है कि भैया क्या हमारा इंटीजर होता है, क्या हमारा कांस्टेंट होता है। ये वही वाली चीज़ है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, तो जो यूज़र होता है वो जो भी डाटा हमको एंटर करेगा, मतलब जो भी डाटा हम यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसका जो डाटा वो एंटर करेगा। जैसे कि हम उससे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बोलेगा कि माय नेम इज़ दिस, तो हमको उसको रीड भी करना पड़ेगा ना। तो उससे जो रीड करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होती है इनपुट स्ट्रीम, और C++ के अंदर वो होती है Cin, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी जो चीज़ है वो है आउटपुट स्ट्रीम, और C++ के अंदर वो होती है Cout। इसका जो इस्तेमाल होता है वो हम यूज़र को कोई भी मैसेज या किसी भी टाइप का डाटा शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने बताया था सी आउट, इसका इस्तेमाल हम अभी ऊपर भी कर रहे थे। इसका जो काम था वो था यूज़र को कोई भी एक चीज़ डिस्प्ले करना, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो सी आउट है उसका इस्तेमाल होता है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और उसी तरीके से हमारा है सी इन। सी इन का इस्तेमाल होता है यूज़र से कुछ भी हमको अगर एक चीज़ एंटर, मतलब यूज़र से कुछ एंट्री लेनी है हमको, या फिर जो यूज़र जो भी डाटा हमको देता है उसको हमें रीड करना है, तो उसके लिए हमें सीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा फोल्डर था जिसके अंदर अभी तक सारी फाइल्स बना रहे थे, हम उस फोल्डर को वापस खोल लेते हैं। देखिए ये फोल्डर था हमारा, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं इनपुट आउटपुट डॉट CPP। तो गाइस इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बेसिक सिंटैक्स है इसको एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप लिख भी सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता है अभी तक। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें अभी तक समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार हटा देते हैं। अब हम बस यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं, रिटर्न 0, ताकि ये हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट लगे हमेशा। और आगे हम बढ़ते हैं। तो फॉर सपोज हमें अब सी इन सी आउट को समझना है। तो सपोज हमको क्या करना है, एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो हमें जो यूज़र है उससे क्या इनपुट चाहिए, हमें यूज़र से इनपुट चाहिए एक साइड स्क्वायर की, क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इनटू साइड। तो हमें यूज़र से जो इनपुट चाहिए वो चाहिए एक साइड, ठीक है गाइस। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कमेंट कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट वो लाइन होती है जिसे कंपाइलर रीड नहीं करता। कमेंट दो टाइप की होती है, एक तो वो ऐसी होती है सिंगल लाइन कमेंट, और एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार स्लैश लगाया, उसके बाद स्टार लगाया, उसके बाद हम नीचे आगे एक स्टार और एक स्लैश। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरी लाइन है ये कमेंट बन जाएगी, और जो कंपाइलर होगा वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा तब डेवलपर काम करते हैं, या फिर हमेशा तब भी कोई डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे काम करता है तो वो कोड के बीच में एक एक कमेंट ऐड करता रहता है, ताकि कोई दूसरा डेवलपर अगर कभी इस पर काम करे तो उसे पता हो कि ये जो कोड है ये किसके लिए है, और जो टाइम की बचत है वो हो जाए, ठीक है। तो एरिया स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक साइड चाहिए होगी। साइड फॉर एग्जांपल वो डेसिमल में भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर ना लेके एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। हमने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया, इसका हमने नाम भी रख लिया फॉर एग्जांपल साइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे सी आउट की मदद से कि भैया एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी मैसेज अगर डिस्प्ले करना है, किसी भी टाइप का टेक्स्ट जो भी है हमारा, वो हमेशा हमारा डबल इन्वर्टेड कोमास के बीच में ही आएगा, ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हमें यूज़र से वो इनपुट लेना है। तो देखिए ये सी आउट की मदद से मैंने यूज़र को मैसेज दिखाया है, सी इन की मदद से मैं यूज़र से वो इनपुट ले लूँगा। अब सी इन की मदद से अब मेरे को क्या इनपुट चाहिए, साइड चाहिए, ठीक है गाइस। तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम होगा वही यहाँ पे हमें लिखना है भैया। हम ये नहीं है कि यहाँ पे हमने साइड लिख दिया और यहाँ पे हम कुछ और भी XYZ चीज़ लिख रहे हैं। जो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने नाम डिफ़ाइन किया है वही हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलब जैसे ही जो भी यहाँ वेरिएबल का नाम है वही नाम यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ और कुछ नहीं लिख सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद अब यूज़र से हम साइड ले लिए हैं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट हम कर भी सकते हैं सेपरेटली, लेकिन अभी के लिए हम बहुत सिंपल रखते हैं। तो अब सिंपल रखते हुए हम क्या करेंगे, अब सीधा हम एरिया डिस्प्ले कर देते हैं। एरिया डिस्प्ले करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, सी आउट लेते हैं। अब उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम मैसेज हमारे लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़
ये हम कॉलन लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। हम डबल कॉलन लगा देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं वापस कनकैट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला होता है साइड इनटू, देखिए इनटू के लिए इसमें एक्स नहीं होता या कोई और साइन नहीं है। इनटू के लिए जो सी प्लस प्लस है उसमें सी मतलब स्टार यूज़ होता है, जिसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं और इसको स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने साइड इनटू साइड कर दिया, उसके बाद सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज कर दिया। और आप एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी इन के अंदर जो एरोज़ होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं और सी आउट के अंदर जो एरोज़ होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको तब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मैं 5 एंटर करता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 25, ठीक है गाइस। तो हमको अगर कोई भी इनपुट देना होता है तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने हमसे पूछा, हमने जो एंटर दिया, जो एंट्री दी यहाँ पे सीन की मदद से वो ये रही, और ये हमारा फाइनल प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटपुट था वो आ गया, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ है तो हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ क्या है ऐसे पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब जो कंपाइलर है वो इसको रीड नहीं करेगा, देखिए उसने इसको रीड नहीं किया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक फ्लोट जिसका नाम हो रेडियस। आप इसकी जगह इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होता है कई बार जो वैल्यूज़ होती है वो डेसिमल के अंदर होती है, तो इट विल बी कन्वीनियंट अगर आप फ्लोट ही लेके चलें ताकि वो आराम से आप डिक्लेयर कर सके और आराम से आप आगे उसको यूज़ कर सकें। उसके आगे हम आते हैं, हम क्या करते हैं सी आउट। अब इसके अंदर हमें यूज़र को थोड़ा अलग मैसेज डिस्प्ले करना है। अब इसके अंदर हमें यूज़र को जो मैसेज डिस्प्ले करना है वो करना है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा यहाँ पे मेरे को डिक्लेयर भी करना है, तो कोई नहीं, मैं यहाँ एक बार बता भी देता हूँ, दिस इज़ फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है गाइस। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यूज़र से ये जो रेडियस है इसको इनपुट ले लेते हैं बिल्कुल ऊपर की तरह, सी इन, सी आउट से ऑपोजिट साइड में एरो होंगे, वो भी 2 होंगे इसके अंदर भी। उसके बाद हम यहाँ पे अब रेडियस लिख लेते हैं क्योंकि मैंने रेडियस नाम से ही उसको डिक्लेयर किया है जो हमारा वेरिएबल था। अब हम इसको भी उसी की तरह सिंपली एरिया ऑफ सर्कल इज होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो जो पाई है वो हम यहाँ पे अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए एक फिक्स लेके चलते हैं जो कि हमारा होता है 3.14। ये वैल्यू हमारी हमेशा फिक्स रहती है ना, इनटू रेडियस इनटू रेडियस, यही हमारा फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया निकालने के लिए। उसके बाद अब इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हम वापस से कॉलन लगा देते हैं 2, और अब हम इसको तब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस एंटर किया 3, तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो आएगा 28.26, ठीक है गाइस। तो अब हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये स्ट्रीम्स के बारे में और चीज़ बता रहे हैं कि भैया ये एक अच्छा बहुत कन्वीनियंट वे है, इसकी मदद से हम आराम से यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज़र से कोई भी एक इनपुट ले सकते हैं और इनपुट और आउटपुट हम अलग अलग रख सकते हैं ताकि हमारा जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा ना बढ़े। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब ऑपरेशंस के अंदर
क्या चीज़ें हैं, देखिए ये जो चीज़ है हमारी, जैसे कि हमारे बेसिक 7 ऑपरेटर्स हैं। अब इसके अंदर क्या है कि भैया ये जो है प्लस, एक सेकेंड, ये जो हमारा प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है, और ये जो 5 और 3 है ये हमारा ऑपरेंड्स है। भैया ये हमारा है ऑपरेटर, ठीक है, और जो ये है हमारे 5 और 3, ये हमारे हैं ऑपरेंड्स। सॉरी फॉर द राइटिंग, बट स्पेलिंग ठीक है, OPRANDS, ऑपरेंड्स, ठीक है गाइस। तो जो एक ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक ऑपरेटर है, बाकी सब कुछ तो आपने देखे हुए होंगे। ये थोड़ा मॉड्यूलस अलग है, हम सबका एग्जांपल देखेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारे एग्जांपल देखेंगे। हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। इसमें हम आते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसका हम नाम रखेंगे, नई फाइल का इसका हम नाम रखेंगे ऑपरेटर्स। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट है जो आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली सॉल्व करूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी पूछ सकते हैं मेरे से कोई सवाल। operators.c++, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारा वो जो बेसिक सिंटैक्स है, एक सेकेंड, हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है एक बार हम कहीं से उठा लेते हैं। आई होप ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो, नहीं हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को वहाँ से देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ तक का सब कुछ, मतलब ये जितना हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम, हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा ना प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं भैया हमारा ऐड या फिर प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम सी आउट क्या करते हैं, 5 + 6, ठीक है। इसको अगर आप रन करके देखेंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि ये बहुत स्मूथली रन हो रहा है और इसने अपना जो रिजल्ट है 11 वो दे दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हम बाकी ऑपरेटर्स भी देखते हैं। एंडल मतलब लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से आए, एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो जाए, मतलब जो हमारा रिजल्ट आए। अब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, अगर हम एकदम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो। अब हम क्या करते हैं, 6 - 4 कर लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस इसके लिए साइन होता है, और फिर से हम हैंडल लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक ही बारे में देख लेते हैं, मैं आगे भी जो हैं चीज़ें वो लिख लेता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक या फिर स्टार का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, सी आउट 2*6 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गए, हमने इसमें भी एंडल लगाया और उसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद हमारा है डिवीज़न भैया। तो डिवीज़न के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट, अच्छा डिवीज़न के लिए जो हमारा साइन होता है वो होता है हमारा स्लैश, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं, सी आउट, और भैया हम क्या करते हैं, 2/4 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हैंडल, एक बार हम ये सारी चीज़ें चला के देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़, ये सही आ रहा है, हमने ऑलरेडी देखा था।
6 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 6 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 2 माइनस 2 इंटू आप 6 करेंगे तो वो आपको 12 आएगा। ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर है 2 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर के अंदर चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है, लेकिन क्या है जो 0.5 है वो एक फ्लोट है। तो हम क्या करते हैं, बस इन कुछ केसेस के लिए हम फ्लोट num1, देखिए स्पेस नहीं होना चाहिए इस तरीके से कोई, num1 इज इक्वल टू, सेम ही क्वेश्चन करेंगे हम, 2, उसके बाद फ्लोट num2 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमने डायरेक्ट दी थी यहाँ पर, इसको हम num1 और num2 से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फ्लोट दिखा रहा है, तो अब हमारा जो यहाँ आउटपुट है वो भी फ्लोट है, क्योंकि वो 0.5 है, वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर होल नंबर होता है, लेकिन जो 0.5 है वो एक फ्लोट है। तो आप देखेंगे कि अभी इसने प्रोसेस करके हमारा 0.5 दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं की मदद से आगे का जो हमारा जो नेक्स्ट वो है हमारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसको समझते हैं, जो कि हमारा है मॉड्यूलस। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो परसेंटेज होता है। अब ये क्या करता है, ये हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। क्या फाइंड आउट करके देता है, रिमाइंडर, कि भैया आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हम देखते हैं। तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बचता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम num2 को एक नई वैल्यू असाइन कर देते हैं जो कि होती है 5। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अब इसको देखेंगे कि भैया हमारा क्या आउटपुट आता है। तो अब हम क्या करते हैं भैया, कि जो हमारा 5 है, मतलब num2 जो हमारा 5 है, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ num1 से इंटू करते हैं, मतलब इंटू नहीं करते, मॉड्यूलस मतलब उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये ओड और इवन जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बहुत यूज़फुल होता है, उसके लिए ये मेन टूल है। ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो नंबर 1 ही आता है वैसे, लेकिन वो नंबर फिर ओड है। ठीक है। अब उसके बाद हम एंडल लगाते हैं। तो गाइस बताइए कि क्या इसका आउटपुट होना चाहिए, num2। तो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ एरर है, 7 मॉड्यूलस 2 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो आ जाएगा, जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि भैया 6 हट जाएगा और 1 बचेगा रिमाइंडर। एक्चुअली जो हमारा मॉड्यूलस है वो डेसिमल नंबर पे काम नहीं करता है। ठीक है गाइस। तो जो डेसिमल नंबर है उस पर ये काम नहीं करता है, तो मतलब कि ये इंटीजर पे काम करेगा, ये होल नंबर पे काम करेगा। तो अब हमने इसको एक होल नंबर दे दिया है। तो आप देखेंगे कि जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, जो कि हमारा 1 होगा। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारे रिमाइंडर है अब वो 2 बच जाएगा, क्योंकि 5 से 7 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका रिमाइंडर है वो 2 ही आएगा। ठीक है। यहाँ नंबर में थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया, बट कोई नहीं, आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारा इंक्रीमेंट। ठीक है। इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि तब आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं प्लस प्लस, तो जो आपकी जो वैल्यू है वो 1 नंबर से बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मैं लिखूं सी आउट, ठीक है, तो यहाँ हमारा num1 था 2, तो अब मैं बोलूँ सी आउट num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 1।
ठीक है गाइस। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका जो नंबर 1 है, एक्चुअली क्या है कि हम ना इस टाइम पे प्रिंट के टाइम पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, हमें वैल्यू पहले असाइन करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं num1 इक्वल टू num1 प्लस 1, ठीक है। और अब अगर मैं num1 को प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि अब वो एक वैल्यू बढ़ गया है। तो इसी को करने का एक दूसरा तरीका होता है, ठीक है, वो होता है प्लस प्लस num1, ठीक है गाइस। तो ये जो चीज़ है इससे भी जो रिजल्ट है वो सेम आए लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है गाइस। अब इसको पहले लगाया था उसी तरीके से हमको माइनस माइनस को पहले लगाना है। अब आप देख पाएंगे कि भैया जो हमारा 2 है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 में से एक माइनस हो गया, तो इसी को हम कहते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे एक चीज़ है जिसको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारा होता है उसका इस्तेमाल होता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल का मतलब है क्या वो उसके इक्वल है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम इन चीज़ों को बेटर तरीके से जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम बस एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी ऑपरेटर होते हैं। 2 बार इक्वल मतलब आप अगर यहाँ देखेंगे कि हमने तब एक बार इक्वल लगाया है अगर कहीं पे, तो इससे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कभी चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल है तो हम उसमें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे ना, हम उसमें चेक करेंगे कि डबल इक्वल लगा के। हम आगे जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हम देखेंगे उसके अंदर हम इसके बारे में और जानेंगे। लेकिन उसी तरीके से हमारा और जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, एक होता है इक्वल टू, उसके बाद होता है ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। नोट हम इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं, उसके बाद हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। उसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नोट। इसका भी हम जो मेन चीज़ है कि भैया जो इसका आउटपुट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन ये बेसिक 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये लॉजिकल ऑपरेटर। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड इस काम में आता है कि भैया पहली स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तब वो ट्रू होगी। लेकिन जो और है, अगर दोनों में से एक भी सिचुएशन ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगी। और जो नोट है, नोट के अंदर एक सिंगल, मतलब इसके अंदर 2 स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर भी 2 होती है, नोट के अंदर हमेशा सिंगल होती है। और ये हमेशा ये बोलता है कि भैया जैसे कि 2, जैसे कि यहाँ हमने जो एग्जांपल है, हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं भैया कि जो नंबर 1 है उसकी वैल्यू है 7, नंबर 2 की वैल्यू है 6। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या जो नंबर 1 है वो इक्वल है नंबर 7 के, तो भैया हाँ। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो नंबर 2 है क्या वो बड़ा है 5 से, तो आप देखेंगे हाँ। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए ये भी ट्रू है। इसी तरीके से और के अंदर क्या होता है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर पहली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो भी ट्रू है, तो इस तरीके से ये भी ट्रू हो गया। उसी तरीके से जो नोट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो भैया ये कंडीशन जो हमारी है num2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो भैया नोट मतलब कि इसके अंदर जो ये वैल्यू है कि भैया ये पूरा अगर आप इसे पढ़ेंगे नोट num2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं num2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो भैया ये बात तो सच है कि जो num2 है वो छोटा नहीं है 5 से, ना 5 के बराबर है। ठीक है,
तो हम क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को। इन चीज़ों को और बेटर तरीके से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, सीरीज़ के साथ बने रहिए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इन चीज़ों को इन डेप्थ और कवर कर रहे होंगे, और वो वीडियो होगी हमारी कंट्रोल फ्लो के बारे में। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।